हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को कि SAP B1 के अंदर वैल्यूएशन मेथड किसी भी आइटम के ऊपर में कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ कैसे करते हैं और सिस्टम के अंदर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट ये वैल्यूएशन मेथड कैसे डिसाइड करते हैं। हमारे एक व्यूवर्स का क्वेश्चन आया था कमेंट में कि सर वैल्यूएशन मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो उन्हीं की डिमांड पे मैं आज अपना ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि वैल्यूएशन मेथड होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल तैयार किए हुए हैं जो शायद आपको देखकर थोड़ी सी हेल्प करें देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यूएशन मेथड कितने टाइप के होते हैं। SAP B1 के अंदर वैल्यूएशन मेथड बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। 3 टाइप हम सभी को पता होते हैं, मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड, फीफो। बट ये चौथा जो वैल्यूएशन मेथड होता है ये हमारा उस केस में इनेबल होता है जब हम किसी भी आइटम को बैच या सीरियल मैनेज करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे SAP B1 में 3 वैल्यूएशन मेथड ही लोग यूज़ करते हैं, बट चौथा वैल्यूएशन भी मेथड होता है, ओके। और ये वैल्यूएशन मेथड काम करता है जब हमारा आइटम बैच या सीरियल इनेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल तैयार करते हैं मूविंग एवरेज को समझाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज जो हमारा वैल्यूएशन मेथड होता है इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी भी आइटम को परचेज़ करते हैं, मान लो मैंने 10 लैपटॉप 50,000 रुपये की कॉस्ट से परचेज़ किए, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 5 लाख के आसपास आपकी बनेगी, ठीक है। ये हमारी हो गई पहली परचेज़। दूसरी परचेज़ जब मैं करता हूँ तो 10 लैपटॉप मैंने 60,000 रुपये के हिसाब से परचेज़ किए, ठीक है। तो ये करीब बन गई हमारी कॉस्ट 6 लाख रुपये, ठीक है। अब हमारे सिस्टम में टोटल लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो हो गई 20, और जो टोटल वैल्यू है 60,000 इसकी, 6 लाख इसकी और 5 लाख इसकी, टोटल हो गई 11 लाख रुपए सिस्टम के अंदर। तो जो नई कॉस्ट कैलकुलेट करता है सिस्टम, वो करता है कि टोटल वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 11 लाख रुपए डिवाइड बाई 20 लैपटॉप्स, ये जो एवरेज कॉस्ट बन गई वो हमारी बन गई 55,000 रुपये, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लैपटॉप हमने 50,000 में ख़रीदा था, यहाँ पे 60,000 में ख़रीदा था। तो जो मूविंग एवरेज का केस होता है तो टोटल वैल्यू को डिवाइड करता है टोटल क्वांटिटी से। तो फिर जो न्यू कॉस्ट बनती है जब भी हम स्टॉक को बाहर करते हैं या सेल करते हैं तो वो इस कॉस्ट से बाहर होती है, ठीक है। जब भी हम एक लैपटॉप सेल करेंगे तो कॉक्स जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट होता है हमारा सिस्टम के अंदर, उसमें 55,000 रुपये की कॉस्ट से हमारा लैपटॉप सेल होता है, ठीक है। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल इसका तैयार करते हैं अपने SAP के अंदर। रियल टाइम एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। मैं एक आइटम क्रिएट करता हूँ लैपटॉप के नाम से, लैपटॉप, ओके। इसका जो नंबर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं ले लेता हूँ और वैल्यूएशन मेथड इसका रख देता हूँ मूविंग एवरेज। वेयरहाउस टू सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ, इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। तो अब आप देखोगे जो एग्ज़ाम्पल मैंने रेडी किया है मैं इसको परचेज़ करूँगा। परचेज़ मीन्स मैं अपना स्टॉक इन करता हूँ GRP। कोई भी वेंडर सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे आइटम ले लिया, जैसा कि एग्ज़ाम्पल में दिया है सेम कॉन्सेप्ट में यूज़ करूँगा। 50,000 मैं टैक्स ले लेता हूँ। इसकी जब जनरल एंट्री आप देखोगे तो मटेरियल में ये गया है हमारा 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इस आइटम की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 5 लाख रुपए हो गई इन 10 लैपटॉप्स की। ये हो गई हमारी पहली परचेज़। फिर मैं दोबारा लैपटॉप परचेज़ करता हूँ,
यहाँ से 10 क्वांटिटी परचेज करूँ 60,000 रुपये से, ठीक है। तो ये मैंने अभी ऐड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आइटम पे क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर स्टोर वेयर हाउस में 10 लैपटॉप हैं और इसकी आइटम कॉस्ट है 50,000 रुपये, क्योंकि अभी पहली परचेज हुई है, राइट। अब मैं दूसरी परचेज करने जा रहा हूँ 60,000 रुपये से, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब हमारे आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, आइए देखते हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो जैसा कि एग्जांपल में देखा है कि 50,000 की एक परचेज़ हुई, 60,000 की एक परचेज़ हुई, टोटल क्वांटिटी हो गई 20 लैपटॉप हमारे सिस्टम में, और टोटल जो वैल्यू हो गई वो हो गई 11 लाख। अब 11 लाख डिवाइड बाई 20, जो आइटम कॉस्ट यहाँ पे दिख रही है आपको, वो दिख रही है 55,000 रुपये, ठीक है। यही कॉस्ट हमारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जब हम इसको सेल करेंगे तो ये हमारा 55,000 रुपये से सेल होगा। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। सिस्टम एक कॉस्ट मेंटेन करता है जिससे ही हमारा आइटम आउट होता है। या तो आप सेल करो या कंज्यूम करो, इशू फॉर प्रोडक्शन करो, जहाँ भी आप आउट करोगे वो एक मूविंग एवरेज कॉस्ट से हमारा बाहर होता है, ठीक है। दूसरा वैल्यूएशन मेथड है हमारा स्टैंडर्ड। ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली स्टैंडर्ड जो हमारा वैल्यूएशन मेथड होता है, ये वैल्यूएशन मेथड ना मूविंग एवरेज पे काम करता है, ना फीफो पे, ना बैच सीरियल पे। स्टैंडर्ड के केस में हम अपनी आइटम लेवल पे कॉस्ट को फिक्स करते हैं, ठीक है। आइटम के ऊपर में स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज हम जब भी सेट करेंगे तो हमें आइटम की कॉस्ट वहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है, ओके। अब होगा क्या, मान लो कोई मैंने एक आइटम स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मेथड में क्रिएट कर दिया, और इसमें भी एक केस है। केस ये है कि यदि आप किसी भी आइटम को इन्वेंट्री आइटम रखते हैं और उसका वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो आप आइटम लेवल पे कॉस्ट डिफाइन नहीं कर पाओगे। आइटम क्रिएट करने के बाद आपको उसका इन्वेंट्री रीवैल्यूएशन करके कॉस्ट वहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप आइटम लेवल पर डायरेक्ट कॉस्ट अपडेट नहीं कर सकते यदि आपका आइटम का वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड है प्लस वो इन्वेंट्री आइटम है आपका, ठीक है। क्योंकि एसएपी इन्वेंट्री आइटम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो जोड़ के रखता है, और अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट डाल दी तो फिर उसके कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। इसलिए वो कहता है कि अगर आप स्टैंडर्ड रख रहे हो और आइटम की कॉस्ट फिक्स कर रहे हो तो आपको उस आइटम का इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन अपने वेयर हाउस लेवल पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं स्टैंडर्ड का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड इस्तेमाल किया है। इसमें बोलता है कि ए फिक्स प्री डिफाइंड कॉस्ट इज़ यूज्ड फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, एक्चुअल परचेज प्राइस डज नॉट चेंज द इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब अगर आपने किसी भी आइटम का स्टैंडर्ड प्राइस 500 रुपये सेट किया है और आप उस आइटम को 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये से परचेज़ करते हो, ठीक है, तो वो जो आपका वैल्यू है इन्वेंट्री अकाउंट में वो 500 रुपये से ही हिट करेगा। बढ़ी हुई या घटी हुई जो भी कॉस्ट है वो आपके प्राइस वेरिएंस अकाउंट में लेके जाएगा, ठीक है। वो आपकी इन्वेंट्री, अगर आपका 500 रुपया सेट है तो वो 500 रुपये से ही आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। घटाओ बढ़ाओ जो भी प्राइस होता है वो हमारा प्राइस वेरिएंस अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंडर्ड कॉस्ट किसी प्रिंटर की 15,000 रुपये है। अगर वो मैंने 16,500 का परचेज़ किया तो इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो अभी भी 15,000 रुपये ही रहेगा। डिफरेंस जो जाएगा वो वेरिएंस अकाउंट में जाएगा, जो भी आपने वेरिएंस अकाउंट वहाँ पे डाल रखा होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लाइव एग्जांपल चेक करते हैं। कोई एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं
टेस्ट आइटम फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मेथड। मैंने एक टेस्ट आइटम बना लिया जिसमें मैं स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मेथड सेट करूँगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो आइटम नंबर 2 है हमारा। यहाँ पर जो वैल्यूएशन मेथड आ रहा है वो मूविंग एवरेज आ रहा है, और हमारा जो आइटम है वो भी अभी इन्वेंट्री आइटम है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ वैल्यूएशन मेथड, अब नीचे देखो आइटम कॉस्ट की एक फील्ड हमारे पास ओपन हो गई, जो कि अभी नॉन एडिटेबल केस में है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका आइटम इन्वेंट्री आइटम है तो आपको इसका रिवैल्यूएट करके आपको यहाँ पे कॉस्ट अपडेट करनी पड़ेगी। बट अगर नॉन इन्वेंट्री आइटम है, अगर मैं इसको नॉन इन्वेंट्री आइटम बना देता हूँ, इसको अनटिक कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कॉस्ट भरने के लिए यहाँ पर चालू हो गया, सिस्टम एडिटेबल हो गई। और जैसे ही मैं इसको इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करूँगा ये फील्ड नॉन एडिटेबल हो जाएगी। तो सेल अगर नॉन इन्वेंट्री आइटम है हमारा तो नॉर्मली हम कॉस्ट डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन इन्वेंट्री आइटम का इन्वेंट्री अकाउंट हिट होता नहीं है। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल कॉस्ट होती है अगर हमारा आइटम नॉन इन्वेंट्री आइटम है, ठीक है। तो मैं इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है, यहाँ पर इन्वेंट्री आइटम ले लिया है, और इसको मैं वेयर हाउस 2 ले लेता हूँ, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया। और मैं सिंपली इसको ये बता भी रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्रिएट एन इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट टू डिफाइन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन द कंपनी और वेयर हाउस लेवल, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको कि आपका आइटम नॉन इन्वेंट्री आइटम है, सॉरी इन्वेंट्री आइटम है। दूसरा आपका वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड है, और इसकी कॉस्ट अभी आपने डिफाइन नहीं की है। तो आइटम ऐड करने के बाद आप इस आइटम के लिए अपना इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन का डॉक्यूमेंट आप पोस्ट करें, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर दिया मैंने, ITM 002 हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉस्ट ब्लैंक है और वेयर हाउस 2 में भी कॉस्ट ब्लैंक है। ये हमारा वेयर हाउस लेवल पे चलाऊँगा तो ये हमारा वेयर हाउस लेवल पे कॉस्ट यहाँ पे दिखेगी अभी। तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन में मैंने अपना आइटम कोड पेस्ट किया, वेयर हाउस आ गया। करंट कॉस्ट इसकी 0 है, न्यू कॉस्ट मैं डाल देता हूँ 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब जब मैं अपने आइटम को रिफ़्रेश करूँगा तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिफाइन हो चुकी है, जो कि आप देख पा रहे हो वेयर हाउस 2 में ये लास्ट में आइटम कॉस्ट यहाँ पे अपडेट हो गई। और इसकी ऑडिट रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि इन्वेंट्री आइटम हमारा अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट में आना ज़रूरी है। तो अब जब ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखेगा रिवैल्यूएशन का, जिसकी क्वांटिटी 0 है बट कॉस्ट से वो 500 से डॉक्यूमेंट पंच हुआ है। क्वांटिटी भी 0 है, वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी कॉस्ट जनरेट हो गई। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा अगर कोई आइटम स्टैंडर्ड मेथड पे चलता है और उसकी कॉस्ट 500 मैंने फिक्स कर दी है, तो अब हम किसी भी रेट से परचेस करें, जो इन्वेंट्री का जो वैल्यू होगा वो 500 रुपये से ही हिट होगा। बढ़ी हुई कॉस्ट आपके वेरिएंस अकाउंट में हिट करती है। तो मैं इसका GRQ दिखाता हूँ आपको। इस आइटम का अपना दूसरा आइटम ले लिया, अब 500 इसकी कॉस्ट थी, मैं इसको 800 रुपये से परचेस करूँगा, GRP करूँगा, इसकी वैल्यू लूँगा, ठीक है। तो अब जो हमारा इस आइटम का जो वैल्यू होगा वो 500 रुपये से हिट होगा, 300 रुपये वेरिएंस अकाउंट में जाएगा। इसकी जनरल एंट्री आप जब चेक करोगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट में रॉ मटेरियल अकाउंट इन्वेंट्री मैप है। तो आप देख पा रहे हो कि जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो जो फिक्स की थी मैंने 500 रुपये, वो हमारा 500 रुपया ही जा रहा है यहाँ पे। बट जो 300 रुपये का डिफरेंस है वो मटेरियल वेरिएंस में यहाँ पे हिट हो रहा है। अगर मैं इसको 600 रुपये कर दूँगा तो मटेरियल वेरिएंस में 100 रुपये आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में जो आइटम की कॉस्ट है वो 500 फिक्स कर दी है। तो अब हमारी जो अकाउंट में जो वैल्यू जाएगी इन्वेंट्री अकाउंट में वो हमेशा 500 रुपये ही जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया एग्जांपल हमारा स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मेथड का। इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, हमारे दो एग्जांपल हो गए, एक स्टैंडर्ड का हो गया और एक मूविंग एवरेज हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। फीफो का केस क्या होता है? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अगर कोई परचेज पहले जिस रेट से हुई है उसके बाद फिर कोई दूसरे अलग रेट से हुई है, तो जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओल्ड स्टॉक इज सोल्ड फर्स्ट, मतलब जो पुराना स्टॉक है जो पहले आया था वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो 10 चेयर है, मैंने 1000 रुपये से ख़रीदी, दूसरी परचेज 10 चेयर मैंने 1200 रुपये से ख़रीदी। अब मैं जब सेल करूँगा 12 चेयर्स को, तो फीफो कैलकुलेशन में क्या होगा, जो पहली 10 चेयर हैं वो 1000 रुपये से बाहर होंगी और नेक्स्ट जो दो चेयर हैं वो 1200 रुपये से बाहर होंगी। ठीक है, तो टोटल जो कॉक्स की जो वैल्यू बनेगी वो 10 इंटू 1000 2 इंटू 1200, तो ये करीब 12,400 रुपये की टोटल कॉक्स की वैल्यू बचेगी। अब जो हमारे पास 8 चेयर बची हुई हैं वो 1200 के रेट वाली बची हुई हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फीफो किस टाइप के इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो ये नॉर्मली फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्योंकि फूड जब हम ख़रीदते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, मान लो आपका मिल्क का पाउच है, 4 दिन पहले आपने परचेज़ किया, तो वो जल्दी आपका बाहर होना चाहिए। मेडिसिन जिसकी भी एक्सपायरी बेस्ड इंडस्ट्री है, जो भी जितना भी आइटम आपका एक्सपायर बेस है, उस केस में हमें फीफो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल सेट करते हैं इसका। हम आइटम थर्ड क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेयर फिश गुल ग्रुप रख लेते हैं, ये नंबर्स में आती है तो इसको नंबर सेट कर लेते हैं और इसका फीफो रख लेते हैं। ठीक, वेयर हाउस 2 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मैंने जो एग्ज़ाम्पल सेट किया है, पहली परचेज़ करूँगा मैं 1000 रुपये से, आइटम डाला 10 चेयर्स, मैं 1000 रुपये से परचेज़ करता हूँ, तो ये हमारा 10,000 रुपये की बनेगी, जो कि यहाँ पर मैंने 1000 रुपये पर चेयर का प्राइस डाला हुआ है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। वैल्यूएशन मेथड देख लेता हूँ क्या रखा थी वो ये। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो पहली परचेज़ हो गई मेरी 1000 रुपये से। मैं दोबारा परचेज़ करता हूँ चेयर। अब जो 10 चेयर मैं परचेज़ करूँगा वो परचेज़ करूँगा 1200 रुपये से। अब जो प्राइस बना वो बना हमारा 12,000 रुपये, जनरल एंट्री दिखा दी मैंने आपको। ठीक है, अब मैं 12 जो चेयर हैं वो मैं स्टॉक्स, अब जो मैं इस आइटम पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये इन स्टॉक 20 चेयर हमारे पास पड़ी हुई हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से 12 चेयर को मैं सेल करूँगा, बोले तो डिलीवरी करूँगा। ठीक है, अगर मैं 5 चेयर लेता हूँ तो ये जाएंगी 1000 रुपये से, क्योंकि मैंने इसको फीफो बेस पे कर रखा है। सॉरी, इसमें प्राइस डालना है, मैं मान लो इसमें डाल देता हूँ कितना, 1800 रुपये से मैं सेल कर रहा हूँ। ये हमारा सेल प्राइस है, कॉस्ट हमारी अंदर बाद में आती है, जो कॉक्स का पार्ट बनता है। ठीक है, तो जो आइटम की वैल्यू क्रेडिट होगी वो होगी 1000 रुपये से। इन्वेंट्री अकाउंट 5000, 1000 रुपये इंटू
5 चेयर, तो ये इसको मैं 1000 ही कर लेता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा आपका कि सेल प्राइस ज़्यादा है 5000 रुपये, ठीक है। इसको मैं बढ़ा भी देता हूँ 1800, तब भी ये हमारा 5000 ही आएगा, क्योंकि डिलीवरी पे हमारा सिर्फ अकाउंटिंग जो हिट होती है वो इन्वेंट्री लेवल पे होती है, पार्टी लेवल पे नहीं होती है, और सेल प्राइस का यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमारा डिलीवरी इन्वेंट्री आउट होता है, ठीक है। तो ये आ गया 5000 रुपये से। मेरी पहली जो 10 शेयर थी वो 1000 रुपये से परचेज थी, तो मैं जब 10 शेयर तक सेल करूँगा तो वो 1000 रुपये से ही हमारा इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे ही मैं 10 से ऊपर बढ़ता हूँ, 12 करता हूँ, तो पहली 10 शेयर 1000 रुपये से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000, और 2 शेयर 1200 रुपये से, तो 12 दूनी 24। तो ये अब हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 12,400, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। पहली जो 10 शेयर है वो हमारी 1000 रुपये से आउट हो रही, बाद की जो 2 शेयर है फीफो बेस पे वो हमारी 1200 रुपये से हो गई, तो 12,400 रुपये, जो कि हमारा स्टॉक का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीफो बेस एग्जाम्पल, ठीक है। इनमें 12 चेयर सेल करती है हमारे पास। अब 8 जो बची हैं, अब मैं जब मैंने 8 को किसी को भी सेल 1 2 5 जितनी भी सेल करूँगा, अब इसकी जो कॉस्ट बची है वो हमारे पास 1200 रुपये से बनी। अगर आपको चेक करना है कि फीफो लेयर में किस किस कॉस्ट की कोई हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप फीफो लेयर रिपोर्ट बाई कंजम्पशन ऑर्डर है, यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको किस रेट की ये पड़ा हुआ स्टॉक है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इस GRPO के अगेंस्ट में ओपन क्वांटिटी जो 8 पड़ी हुई है उसका कॉस्ट क्या है 1200 रुपये। तो अब जो ये 8 स्टॉक है आपका उसका कॉस्ट 1200 रुपये है, तो ये हमारा 1200 रुपये से बाहर जाएगा। इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, चलो एक और एग्जांपल सेट करता हूँ। अगर मैं तीसरी परचेस कर दूँ इसकी, इस रिपोर्ट में आपको ये दिखता रहता है कि आपके पास जो टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है वो किस किस कॉस्ट का पड़ा हुआ है। 1500, इसकी इस बार मैं कर देता हूँ 1500, ठीक है। तो अब हमारे पास इस आइटम पे जो टोटल स्टॉक है वो 13 है, लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि 13 में कितना स्टॉक 1200 रुपये का है और कितना स्टॉक बढ़े हुए प्राइस का है, ठीक है। ये जानने के लिए आपकी फीफो लेयर में क्या डेटा किस कॉस्ट का पड़ा हुआ है, आपको फीफो लेयर रिपोर्ट बाई कंजम्पशन ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करो, तो जो पहली जो पर GRPO है 8 की जो क्वांटिटी पड़ी है वो 1200 रुपये से पड़ी है, 5 जो पड़े हैं वो 1500 रुपये से पड़े हैं। टोटल वैल्यू आपकी 17,100 है, टोटल क्वांटिटी आपकी 13 है। इन 13 की टोटल वैल्यू कितनी है 17,100, बट इन 13 का जो बाइफरगेशन है वो यहाँ पर है, 8 क्वांटिटी 1200 से और 5 क्वांटिटी 1500 से। ऐसे ही अब जब आपकी बहुत सारी GRPO होती है और आप जब कॉस्ट की बात करते हो कि हमारा इतना टोटल स्टॉक है किस किस प्राइस का पड़ा हुआ है, तो ये आपको फीफो लेयर में आपको दिखाई देगा आइटम लेवल के ऊपर में। तो अब ये तो बात हो गई हमारी तीसरे वैल्यूएशन मेथड की, जो कि था हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद आता है बैच एंड सीरियल। इसका क्या काम होता है ये भी बता देते हैं। बेसिकली बैच और सीरियल में क्या होता है, जब हमारा आइटम बैच मैनेज्ड होता है या सीरियल मैनेज्ड आइटम होता है, उस केस में मान लो आपने पहली परचेज़ करी बैच नंबर A में, वो की 100 रुपये से, दूसरी परचेज़ की बैच नंबर B में जो करी आपने 200 रुपये में। वो बैच वाइज परचेज़ भी हो सकती है और सीरियल वाइज परचेज़ भी हो सकती है, लेकिन जब वो आप सेल कर रहे हो उस समय भी आप बैच नंबर सेलेक्ट करते हो। तो अगर आपने वहाँ पे बैच नंबर A सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो बैच नंबर A की जो कॉस्ट थी 100 रुपये, आपकी कॉक्स 100 रुपये से हिट होगी, मतलब आपका जो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा वो 100 रुपये से हिट होगा। अगर उसी टाइम पे आपने बैच B सेलेक्ट कर लिया आउट करने के लिए, तो बैच B की कॉस्ट थी 200 रुपये,
तो वो बैच बी की कॉस्ट से आपकी इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। बैच वैल्यूएशन वगैरह सब सेपरेट फॉर ईच बैच। ये क्या करता है, सेपरेट कॉस्ट फॉर ईच बैच, मतलब जितने भी बैच में जो कॉस्ट आई होगी उसको अपने पास स्टोर करता है। व्हेन सेलिंग आइटम द कॉस्ट इज टेकन फ्रॉम द सिलेक्टेड बैच। जब भी आप आइटम को सेल करते हो तो वहाँ पर वही कॉस्ट सिस्टम पिक करता है जिस बैच को आपने सेलेक्ट किया है, और उसी बैच की कॉस्ट को वो पकड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली परचेज़ आपने करी बैच B001 में, ठीक है, मान लो 100 बॉटल्स आपने 50 रुपये से परचेज़ करी, तो उस टाइम पे 100 इंटू 50 5000 की आपकी 100 बॉटल्स की वैल्यू बन गई। दूसरी परचेज़ आपने करी बैच नंबर 2 में B002 में 100 बॉटल्स 60 रुपये से, तो इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई हमारी 100 इंटू 60 6000 रुपये। जब आप सेल करने जा रहे हो, ठीक है, तो 50 बॉटल्स आपने सेल करी जो कि बैच नंबर 002 में आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उस टाइम पे 002 की जो रेट थी यहाँ पर थी 60 रुपये। तो ये क्या करेगा, 50 इंटू 60 3000 से आपकी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगा और कॉक्स को डेबिट कर देगा डिलीवरी या सेल के टाइम पे। ठीक है, SAP B1 यूजेज द सेलेक्टेड बैच कॉस्ट। अब अगर आपने यहीं पर बैच नंबर 001 लिया होता तो ये क्या करता है, यहाँ पर 50 रुपीज़ से 2000 रुपये आपका इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर देता। अब इसको बनाते कैसे हैं, आइए लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो बॉटल्स ले लेता हूँ मैं, इसको मैं ग्रुप दे देता हूँ अपना फिनिश गुड, इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर्स कर देता हूँ, और इसको मैं मैनेज बाई यहाँ से, जब यहाँ पर आप बैच या सीरियल सेलेक्ट करोगे तभी वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको चौथा वाला जो ऑप्शन है ना बैच एंड सीरियल का, तब दिखाई देगा। अभी आप इसको इनेबल करो, देखो 3 दिख रहे हैं, मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड और फीफो। जैसे ही मैं इस आइटम को बैच इनेबल करूँगा, बैच, ठीक है, ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर चौथा ऑप्शन खुल गया है बैच एंड सीरियल का। आइटम हमने बैच इनेबल किया यहाँ पर, तभी यहाँ पर ये आपको चौथा ऑप्शन दिखाई देगा बैच एंड सीरियल का। जैसे ही मैं इसको नन कर दूंगा, यानी कि आइटम बैच मैनेज नहीं है, तो यहाँ पर वो चौथा ऑप्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा आइटम तभी खुलता है जब हमारा आइटम बैच या सीरियल मैनेज होता है। मैं अपने आइटम को बैच मैनेज कर लेता हूँ और इसको बैच एंड सीरियल बेस पे वैल्यूएशन मेथड कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए इसकी GRN करते हैं और इसका एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो जाता हूँ मैं अपने GRPO पे, कोई एक वेंडर ले लिया मैंने, यहाँ पे आइटम ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल में सेट किया था बैच नंबर 001 100 बॉटल 50 रुपये से, मीन्स 100 बॉटल प्राइस 50। इसमें मैं ले लेता हूँ अपना टैक्स कोड, वेयर हाउस नंबर 02। तो यहाँ पर ये बैच मांग रहा है, मैंने बैच इसमें दिया है B001, तो मैं डाल देता हूँ B001। ठीक है, मैं इसको अपडेट करता हूँ। B001 बैच में मैं 100 क्वांटिटी 50 यूरो से परचेज़ कर रहा हूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरी GRN करता हूँ। बॉटल्स 50 क्वांटिटी 60 यूरो से 02 यूरो में परचेस करो या INR में परचेस करो, वो करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है अपना। मैं तो वैल्यूएशन मेथड का कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, जबकि यही चेक करूँगा। तो दूसरा जो हमारा बैच था उसको देख लेते हैं, B002। ठीक है, मैं डाल देता हूँ B002। ओके, अब मेरे पास 2 बैच हैं, एक B001 एक B002। अब जब मैं अपनी बॉटल को सेल करूँगा, ठीक है,
इस डिलीवरी बनाऊंगा। तो अगर मैं बैच B001 लूँगा तो इन्वेंट्री अकाउंट हमारी 50 रुपये से कम होगी, और अगर B002 लूँगा तो 60 रुपये से कम होगी। इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। बॉटल्स, अगर मैं 10 क्वांटिटी बाहर करता हूँ, यहाँ पर सेल प्राइस तो हमारा खुद का होता है, मैं 100 रुपीज़ डाल देता हूँ, प्राइस ले लिया 02। अब जैसे ही मैं इसकी जेई चेक करूँगा तो ये मुझसे बैच सिलेक्शन के लिए पूछेगा। B001 लूँगा तो ये हमारा 50 रुपये से, ठीक है। क्वांटिटी ले लिया। अब मैं जब इसकी कॉस्ट देखूंगा तो हमारा 50 रुपये से, कॉक्स कितने से जा रहा है ये हमारा 37,807। मैंने क्या कॉस्ट रखी थी 10 पीस की, ओके। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने जो परचेज़ की है वो यूरो में परचेज़ की है, और जो मैं सेल करने जा रहा हूँ वो INR में हो रहा है, इसलिए वो कन्वर्जन की वजह से आपका डेटा कुछ और दिखा रहा है। तो मैं कस्टमर ऐसा ले लेता हूँ जिसका करेंसी यूरो में ही है, ओके। तो आप ये वाला कस्टमर देख लो, इसकी करेंसी यूरो में है। मैंने इंडियन रुपीज़ का कस्टमर ले लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जनरल एंट्री में फ़र्क आ रहा था INR में कन्वर्ट करके। तो मैं यूरो ले लेता हूँ, ठीक है। बॉटल्स, मैंने 10 बॉटल लिया, प्राइस डाल दिया यहाँ पर मान लो 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे 2। अब देखिए जैसे ही मैं इसमें बैच सिलेक्शन करूँगा B001, तो ये 10 यूरो से मैंने परचेज़ किया था 10, तो ये 500 यूरो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बैच लिया है B001, और B001 में जो परचेज़ हुई थी वो 50 रुपये से परचेज़ हुई थी, राइट। तो ये हमारा 50 × 10 500 यूरो दिखा रहा है। अब अगर मैं इस यहीं पर इसको बैच दूसरे से आउट करूँगा B002 से, तो ये 600 दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने लिया था, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, और B002 से मैं 10 क्वांटिटी फिल करता हूँ। तो अब जो हमारा यूरो का प्राइस दिखेगा वो 600 रुपये से दिखेगा। फिनिश गुड का जो क्रेडिट वैल्यू है यूरो में वो 600 है। तो बेसिकली बैच और सीरियल, अगर ये आइटम आपका सीरियल मैनेज होता तो जो सीरियल नंबर जिस रेट से आपने इन किया है उसी रेट की कॉस्ट आपको सेल करते वक्त सीरियल सिलेक्शन के टाइम पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो बैच एंड सीरियल का जो वैल्यूएशन मेथड होता है वो बैच और सीरियल की आई हुई कॉस्ट को ही सेल के टाइम पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो जो बैच जिस प्राइस से आया होता है वो उसी से बाहर होता है, ठीक है। तो आज मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया कि SAP B1 के अंदर 4 टाइप के वैल्यूएशन मेथड होते हैं। चारों के मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। अगर इन एग्जांपल्स में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको सलूशन दूंगा। आपकी दी हुई प्रॉब्लम को आपसे कोऑर्डिनेट करके उसको आपको सलूशन दूंगा। दूसरा, अगर आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको उस पर प्रॉपर डिटेल वीडियो बना करके आपको टैग करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।